Hello, dear students. Welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 13, which is about direct and inverse proportion. तो बच्चों ये वाली लाइन जो है डायरेक्ट एंड इनवर्स ये तो बहुत ही कॉमन है, यानी कि अगर हमें डायरेक्टली बात करनी हो तो हम डायरेक्ट करेंगे, और अगर हमें घुमा फिरा के बात करनी है तो हम आ जाएंगे इनवर्स प्रोपोर्शन पर, राइट। यानी कि ये तो रहा कि आपको वर्ड्स का मतलब समझाना, बट जब ये वर्ड्स हमारे मैथ्स में आ जाते हैं तो हमें क्या करना है वो चीज समझते हैं बच्चों। कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है कि एक चॉकलेट का प्राइस कितना है, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज, राइट। अब आपको क्या करना है कि आपकी मम्मा ने आपको कहा कि आपको 10 चॉकलेट्स लेके आने, सो देन यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट फॉर द 10 चॉकलेट्स, राइट। सो उस मोमेंट पर हम 5 को डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, वी हैव आवर आंसर व्हिच इज 50, राइट। सो ये आपका हो जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कि आपने एक यूनिटी मतलब यूनिट हमने सीख रखा है, यूनिटी मेथड। सो वहां पर आपने एक चॉकलेट का प्राइस पता है आपको, आपको 10 चॉकलेट्स का प्राइस फाइंड आउट करना था, नहीं फाइंड आउट, ओके। एक और चीज यहाँ पर डिपेंड होती है, जब हम बोलते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल समझाया तो आप इसे इस तरीके से मत लीजिएगा कि डायरेक्ट का मतलब ही बस ये है। मैं आपको समझा रही थी कि रिलेट कैसे करता है डायरेक्ट से। अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो इनवर्स से आप कैसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपने 50 चॉकलेट्स 10 चॉकलेट्स खरीदी, उनका प्राइस 50, तो बताओ एक चॉकलेट का प्राइस कितना होगा। तो थोड़ा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमावदार हो गया, इसलिए ये बोला जा रहा है इनवर्स। अब यहाँ पर जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी कि इनवर्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट में ये होता है कि अगर कहीं पर एक चीज का अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, जो दूसरी चीज उसके ऊपर डिपेंडेंट है उसका अमाउंट भी बढ़ेगा। वो दोनों अगर बढ़ रहे हैं तो साथ में बढ़ेंगे, दोनों अगर घट रहे हैं तो साथ में घटेंगे, इंक्रीज भी साथ में डिक्रीज भी साथ में। बट जो आपका इनवर्स होता है वो क्या कहता है कि अगर मैं बढ़ रहा हूं तो दूसरा घटेगा, और दूसरा घट रहा है तो मैं बढ़ूंगा, या फिर इसका उल्टा कर ले, मैं घट रहा हूं तो दूसरा बढ़ेगा और दूसरा बढ़ेगा तो मैं घट रहा हूँ, ठीक है। यानी कि रिलेशन आपका कुछ ऐसा है। सो हियर वी हैव आवर इंट्रोडक्शन फॉर डायरेक्ट एंड इनवर्स। आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, अब देखते हैं कि टू द पॉइंट हमें क्या चीज समझनी है। Paki uses 4 cups of water to cook 2 cups of fries every day. One day, when some guests visited his house, he needed to cook 6 cups of fries. How many cups of water will he need to cook 6 cups of fries? Can you help him? यानी कि क्या कहा गया, 4 कप राइस के लिए 4 कप वाटर उसने लिया 2 कप राइस के लिए, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि 6 कप्स के लिए कितना वाटर लिया जाएगा। अगर आप चाहें तो पहले एक का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर 2 कप के लिए 4 ग्लास पानी लिया जा रहा है, यानी 2 कप वो वाटर लिया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम 1 कप राइस लेंगे तो हमें 2 कप वाटर डालना ही पड़ेगा। तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट इसे कर सकते हैं। इफ यू वांट सम मोर अदर मेथड तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 12, 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3। यानी कि जब 6 कप राइस हमारे बनेंगे तो हम 3 कप्स उसमें वाटर पोर करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। We come across many such situations in our day-to-day life where we observe changes in one quantity bring change in other quantity. हमने जब चावल की क्वांटिटी बढ़ाई तो हमारे पानी की क्वांटिटी भी तो बढ़ रही है ना। ऐसा तो नहीं कि चावल की क्वांटिटी बढ़ रही है पानी की क्वांटिटी नहीं बढ़ रही, राइट। For example, what happens to the quantity of midday meal needed if more number of students are enrolled in your school? More quantity of midday meals is required. If we deposit more money in a bank, what can you say about the interest? And definitely the interest earned also will be more. What happens to the total cost if the number of articles purchased decrease? Obviously the total cost will decrease. यानी कि अगर आपके सामान ही नहीं बिक रहा तो बच्चे ऑब्वियस सी बात है आपका अमाउंट भी नहीं बढ़ेगा, राइट। तो ये वो सिचुएशंस है जहां पर हमने देखा कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी। नाउ let us consider some situations. Situation 1, 2 liters of milk is consumed by 4 members of a family. Here 3 liters of milk is consumed by 6 members of a family. This shows that the increase in the number of members increase the consumption of milk. Situation 2, 2 chocolates cost 10 rupees, therefore 4 chocolates will cost 20 rupees. Here an increase in the number of chocolates results in an increase in the money spent on it. Situation 3, with a speed of 30 km per hour, a distance of 900 km is covered in 24 hours. When the speed is increased to 50 km per hour, a distance of 900 km is covered only in 18 hours. This shows that increase in the speed cause decrease in the time, so distance remaining the same. Situation 4, for doing a particular work, 15 workers require 30 days, but 22 workers require 20 days only. There's an increase in the number of workers, decrease the number of days, work remaining the same.
From the above examples, it is clear that if the values of two quantities are related in such a way that a change in one result in a corresponding change in the other, the quantities are said to be in variation. बात डायरेक्ट और इनवर्स की तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएशन की, कि वेरिएशन का मतलब ही क्या है। क्या अगर एक चीज दूसरे पे इस तरीके से डिपेंडेंट है कि हमने एक में चेंज करा तो दूसरे में चेंज हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो वो क्या कर रहा है, वो है हमारा वेरिएशन में। नाउ वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट। वेरिएशन इज टू टाइप, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन। सो यहाँ पर हमने ये समझा कि जो हमारा वेरिएशन है उसके पास हमारे पास दो टाइप है, एक डायरेक्ट वेरिएशन, एक इनवर्स वेरिएशन। यानी कि चेंजेस अब दो तरीके से होंगे। एक चेंजेस ऐसा होगा कि अगर एक में इंक्रीज हुआ तो दूसरे में भी इंक्रीज होगा, एक चेंज ऐसा होगा कि एक में इंक्रीज हुआ तो दूसरे में डिक्रीज होगा। तो जहां पर एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है, मीन्स तो ईच हमें सेम सेम रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, दैट इज योर डायरेक्ट वेरिएशन। और जहां पर हमें अपोजिट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, दैट इज योर इनवर्स वेरिएशन। Now, direct proportion. If two quantities are related in such a way that an increase in one quantity results in corresponding increase in the other and vice versa, then such a variation is called direct variation. हम already discuss कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपके number of stems है 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 हुए तो ये 20 हो गया। आपका जो increase है यहाँ पर अगर 5 का है तो यहाँ पर 10 का है, तो दोनों साथ के साथ अपना increase दिखा रहे हैं। If you examine the table, you will find that there is an increase in the cost corresponding to the increase in number of stems. Hence, it is a case of direct variation. Let us now find the ratios of different numbers of stems to the corresponding cost. So 5 by 10, 10 by 20, 15 by 30. आप इनका जब रेशियो फाइंड आउट करोगे बच्चे, तो आपको एक ही चीज मिलेगी, विच इज 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 हर एक जगह पे। तो अब मैंने आपको डायरेक्ट वेरिएशन क्यों बताया, देखो पहला रीजन तो बच्चों ये है बताने का क्योंकि चैप्टर का नाम है, अगर नहीं बताती तो चैप्टर भी समझ में नहीं आता। दूसरा रीजन यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन को बताने का ये है कि जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हम अप्लाई, मतलब जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे, या फिर हम जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसे जाने बिना क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, आफ्टर सिंप्लीफाइंग ईच ऑफ देम ईच रेशियो रिड्यूसेस इट, इन अदर वर्ड्स डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। हमने यहाँ पर एक और बात जानी डायरेक्शन वेरिएशन के बारे में, कि अगर आपकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, तो इस तरीके की सिचुएशंस पे आपको दिखती हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ड्यू टू दैट रीजन वी कैन से दैट इट इज अ डायरेक्ट वेरिएशन। If x and y are any two quantities such that both of them increase or decrease together and remains constant, say k, then we say that x and y are in the direct proportion. This can be written as x is directly, ये जो बच्चा साइन है ना, ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सो x is directly proportional to y and read as x is directly proportional to y. Now xy is upon x upon y is equal to k, so we can say that x value is yk. Okay, here k is a constant of proportion. If y1 and y2 are the values of y corresponding to the value of x1 and x2 of x respectively, then x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. Okay, ये यहाँ पर इस तरीके से क्यों दिया गया ना, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन आ जाएगा। यहाँ पर बस आप एक चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। नाउ एग्जांपल नंबर 1, इफ द कॉस्ट ऑफ 65 टी पैकेट्स ऑफ साइज ऑफ सेम साइज इज 2600, what is the cost of 75 such packets? So we know if the number of tea packets purchased increase, then the cost also increases. Therefore, cost of tea packets directly varies with the number of the tea packets. So यहाँ पर आप देखिए अगर 65 packets का जो प्राइस है वो 2600 है, so what about 75 packets? So we just have to cross multiply to get our answer. यहाँ पर हम जब 2600 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 65 से डिवाइड कर देंगे, तो here you have your answer. That is 3000 rupees. Okay. इसी तरीके के क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक और क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। Now example number 2, the scale of a map is given as weight 3 and 3. So 400 lakh we can say, or we also can say 3 and 3. So 4 crore. Two cities are 4 centimeter apart on the map. Find the actual distance between them. So let the map distance be x centimeter and actual distance be 5 centimeter. Then 1:2, because 1:2 हमें रेशियो दिया हुआ है, 1:4 crore is equal to x is to y. So 1 upon 4 multiply by 10 raised to the power 7, मैम 10 raised to the power 7 कैसे आया, तो आपने एक्सपोनेंट अब पढ़ लिया है, तो बच्चों ये तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े कि यहाँ पर 10 raised to the power 7 कैसे आया। Here we have 4 zeros, so we just have to add them.
राइट, और आपने काउंट करा और आपने यहाँ पर 7 पुट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कुछ इस तरीके से, सो यू विल गेट योर आंसर which is 1600 kilometer. Those two cities which are 4 centimeter apart on the map are actually 1600 kilometer away from each other. Now students, we have our exercise 13.1. Cost, question number 1, cost of 6 mineral water bottles is 90. अगर 6 water bottles की जो cost है that is 90, so how many mineral water bottles can be bought for 225? आपको ये कैलकुलेट करना है। सो व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप इसे 15 से डिवाइड करेंगे, फिफ्टीन बॉटल्स आपकी आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, a man deposit a sum of 5000 in a bank and earn an interest of 600 in 2 years. तो 5000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करें और 2 साल के अंदर 600 रुपीज का जो है इंटरेस्ट वो आता है। हाउ मच इंटरेस्ट वुड डिपॉजिट ऑफ 8000 अर्न इन द सेम पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग द सेम। ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, तो दोनों केसेस के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम है। आपने बेटा कंपेयरिंग क्वांटिटीज में ये इस तरह के क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, बट यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे रिलेटेबल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। अगर 5000 रुपए देने पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 600 रुपीज, तो आपको ये बताना है कि 8000 रुपीज देने पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। यू जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट अगेन। थ्री जीरोस आर कैंसिल आउट विद 3 zeros, 8 6 48 डिवाइडेड बाय 5 आप कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर समथिंग। आपका कुछ आंसर जो आएगा 9.6 समथिंग, ठीक है। सो वो आपका आ जाएगा यहाँ पर कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। ये परसेंटेज में दिया है, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 960 समथिंग आपका अमाउंट आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन एज 1:3 crore. 2 cities are 4 centimeter apart on the map. Find the actual distance between them. सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में 4 करोड़ था जब हमने एग्जाम्पल किया था, और अब यहाँ पर 3 करोड़। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। Now question number 4, if the weight of 12 sheets of a thick paper is 40 grams, how many sheets of the same paper would weigh 2 kilograms? अगर आपके 12 शीट्स का जो वेट है वो कितना है, वो है 40 ग्राम्स। तो आप ये बताइए, हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे 12 kg। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि जब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की, हमने जब रेशियो चैप्टर पढ़ा भी था, तो हमने एक चीज समझी थी कि जो हमारे प्रोपोर्शंस होते हैं उनमें कभी यूनिट हमारे डिफरेंट नहीं आती। बट व्हाट यू ऑब्जर्व है कि यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे केजी है। या तो आप केजी वाले को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, राइट, या फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, चॉइस आपकी रहेगी। मैं आपको सजेस्ट करूंगी बच्चों कि आप केजी वाले को वो कर लीजिए, क्योंकि 0 आएंगे तो कैलकुलेशन एज सच डिफिकल्ट नहीं होगी। सो आपको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो अगर मैं 12 kg में फाइंड आउट करना चाहूँ तो एज ऑब्वियस 12,000 हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ यू जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12,000 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 12 and divided by 40. 0 is cancel out with 0. 4 1s are 4, 4 3s are 12. Now 3, 12 3s are 36 and 2. यानी कि आपकी 3600 टोटल शीट्स आएंगी, और फिर उसका जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, वो 2। वेट स्टूडेंट्स, थोड़ी 1 मिनट, इस क्वेश्चन को दोबारा से कर रही हूँ। 12 kg कर दिया था जबकि 2 kg था, तो यहां से आप दोबारा मतलब इस पूरे पार्ट को वहां से लेके यहाँ तक काट दें। Now students, we have question number 4. If the weight of 12 sheets of thick paper is 40 grams, how many sheets of the same paper would weigh 2 kilograms? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपकी 12 शीट्स है और इनका जो वेट है वो है 40 ग्राम। अब आपसे पूछा है कि 2 kg
वेट के लिए आपके पास कितनी शीट्स होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो यूनिट्स है हमारे, क्योंकि प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था कि यूनिट्स शुड बी सेम, बट यहाँ पे ग्राम है और एक केजी है, तो आपको सबसे पहले यूनिट सेम करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आपको पता है 1 केजी में अगर 1000 ग्राम होते हैं तो 2 केजी में कितने होंगे, ऑब्वियसली 2000 ग्राम। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 2000 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 ग्राम। 0 से 0 जाएगा, यहाँ 1, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3। अब 3 2 जा 6, so 600 शीट्स आपको टोटल चाहिए होंगे टू मेक इट weigh equal to 2 kg. Now question number 5, an electric pole 14 meters high casts a shadow of 10 meters. Find the height tree of a tree that casts a shadow of 15 meters under similar conditions. तो आप यहाँ पे देखिए 14 मीटर हाई है तो 10 मीटर हाई उसकी शेडो है, ठीक है। अब यहाँ पर फाइंड द हाइट, हमें हाइट फाइंड करनी है, ये आपका। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है बच्चों कि जो आपको फाइंड आउट करनी है हाइट, तो हाइट आपकी नहीं पता आपको, बट आपको पोल का वो पता है, वो है आपका 15 मीटर की, कितनी उसकी मेजरमेंट है। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा, तो कटेंगे नहीं, सॉरी, तो बच्चों अब आपको ये सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 7, तो 30 डिवाइडेड बाय 7 आप कर लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, so now students we have question number 5, an electric pole 14 meters high casts a shadow of 10 meters. Find the height of tree that casts a shadow of 15 meters under similar condition. यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि आपका एक 14 मीटर हाई क्या है, आपका एक पोल है जो क्या कर रहा है, 10 मीटर हाई शेडो कर रहा है। तो आप यहाँ पर अगर 14 बाई 10 करेंगे सो यू गेट योर आंसर, राइट, 1.4। तो ये तो हमारा यहाँ पर, ये बच्चों हमने ऐसा क्यों किया कि अगर आप ध्यान से थोड़ा सा मैथ्स के पीछे जाएंगे ना, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद आएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का आप चाहते तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला जो मेथड था वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, बट इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री दैट कास्ट अ शैडो ऑफ 15 मीटर्स। सो आप क्या करेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 1.4 कर देंगे, यू जस्ट हैव टू फॉरगेट अबाउट पॉइंट एंड सिंपली मल्टीप्लाई 15 बाय 4, 5 4 are 22, 4 1 are 4, 6 5 1, सो आपका आंसर आएगा 0 11 1 2, पॉइंट लगाना पड़ेगा तो ये आ जाएगा आपका आंसर 21 मीटर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 1 आवर में 75 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, ओके, सो ये बताइए हाउ फार इट विल ट्रैवल इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में आपका डिस्टेंस क्या होगा। सो सबसे पहले बच्चों 1 आवर में आपके मिनट से कितने होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसकी यूनिट मिनट है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा बच्चों, जब हम कहते हैं प्रपोर्शन रेशियो, तो इन वाले केसेस में यूनिट शुड बी सेम। अगर आपकी यूनिट अलग है तो आप ये चीज फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट करने का इसको 60 मिनट्स में, आप सिंपली आप 60 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, वेट, आप यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से एंड यू हैव टू डिवाइड इट विद 60 एंड यू विल गेट योर आंसर। अब आप इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 2 एंड 5, सो 25 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा है कि टाइम कितना लगेगा आपको अगर आपका डिस्टेंस बन जाता है 250 किलोमीटर, ठीक है। सो 60 मिनट्स में 75 किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे हैं, द सेम कॉन्सेप्ट वी हैव। और अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो अब आपके पास, आपको पता है 25 यानी कि 20 मिनट्स में आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 20 मिनट्स में मैं 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रही हूँ तो बताइए कि कितने मिनट में मैं 250 किलोमीटर ट्रैवल कर लूंगी। दोनों चॉइसेस आपकी है, आंसर दोनों केसेस में सेम ही आएगा। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 250 एंड डिवाइडेड बाय 25, यहाँ पे 1 यहाँ पे 10, तो ये आपका आ जाएगा 200।
बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 200 मिनट्स में आया, आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर्स में, यू विल गेट योर आंसर, यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट विद 60. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. अ वर्टिकल पॉल ऑफ 5.6 मीटर हाइट कास्ट अ शैडो ऑफ 3.2 मीटर लॉन्ग. एट द सेम टाइम फाइंड the length of the shadow cast by another pole 10.5 meter high and the height of a pole which casts a shadow of 5 meter लॉन्ग. तो बच्चों सेम क्वेश्चन है, जिस तरीके से अभी हमने हाइट वाला किया था वही सेम फॉर्मूला लगे, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है जो आपको देखना पड़ेगा एंड यू विल फाइंड योर आंसर. Question number 8. The cost of 5 meter of a particular quality of cloth is 210. Find the cost 2, 4, 10, 13 meters of cloth of the same quality. 5 मीटर का जो कॉस्ट है वो है ₹210. So what about 4? फाइंड कर लेते हैं 2. तो फाइंड द कॉस्ट फॉर 2 मीटर. आप यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पे मीटर ही दिया है, यानी कि यूनिट तो सेम करने की कोई बात आई ही नहीं है. तो 2 मीटर और ये आपसे कॉस्ट पूछ रहे हैं, तो आप क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 210 डिवाइडेड बाय 5. तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 142 42, राइट, वेट 402, क्योंकि 5 2 10 1 0, ठीक है, 402 आपका आएगा. जब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, बट इससे आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा आएगी. यहाँ पर आपका आंसर 84 आएगा. एक बार हम डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 210, तो हम समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक बार पहली बारी में आप क्या है 2 यूनिट्स ले रहे हैं. तो यहाँ पे बच्चा आपका 42 ही आंसर आएगा. एक बार आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 2 10 1, 5 4 20 एंड 21. तो जब आप 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यू विल गेट 84. तो 2 मीटर क्लोथ के लिए आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 84 रुपीज. सेम यू हैव टू डू फॉर 4 10 13. आप हम यहाँ पे सिंपली क्या कर लेंगे बच्चों, क्या आपको पता है कि जब मैं 5 को 210 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर 42 आता है. तो अब आप 42 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, आपका आंसर आ जाएगा. 42 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, एंड 13 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 42 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए 42 से 13 को, और आपका आंसर आ जाएगा. Now question number 9. Monthly average expenditure of a family with 4 members is 2,800 rupees. Find the monthly average expenditure of a family with only 3 members. बच्चों मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में इतना डिटेल में बता दिया कि आपको करना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. आप यहाँ पे देखिए 4 मेंबर्स के लिए अगर आप 2,800 रुपीज पे कर रहे हैं एज अ मंथली एक्सपेंडिचर, तो 3 मेंबर्स के लिए सिंपल सी बात है कि आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. A loaded truck travels 14 kilometers in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? अब यहाँ पर एक दिक्कत की बात आती है, ये क्वेश्चन हम करते हैं क्योंकि हमें जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है मिनट्स में. बात हमसे पूछी जा रही है आवर्स की. रेशियो में हमने पढ़ा है कि यूनिट तो सेम होनी ही चाहिए. तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में ट्रैवल करते हैं, तो अब आप ये बताइए कि 5 आवर्स, एक आवर में हमारे 60 मिनट्स होते हैं, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 60. तो 5 6 30, 300 मिनट्स में आप कितना ट्रैवल करोगे. आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और आप के पास आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ पर आपका आंसर आएगा 60 5 1 1 2 12 मल्टीप्लाई बाय 14. आप यहाँ पर अपना आंसर राइट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं. ये बात थी हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की. नेक्स्ट वी हैव आवर कॉन्सेप्ट विच इज इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब हमने क्या समझा था कि अगर एक किसी प्रोडक्ट की, अगर वो एक दूसरे से डिपेंडेंट है, तो अगर एक की अगर जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी तो दूसरे वाले की क्या होगी, वो डिक्रीज होगी. If two quantities are related in such a way that an increase in one cause corresponding decrease in the other and vice versa, then such a variation is called an inverse proportion. A parallel parcel company has certain number of parcels to deliver. If the company engages 36 persons, it takes 12 days. यानी एक पार्सल कंपनी अगर वो 36 लोगों को एंगेज करती है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तो 12 दिन टोटल लग जाते हैं. If there are only 18 persons, it will take 24 days to finish the task. Here we observe that as the number of persons is half, the time taken is double. If the company engaged 72 persons, will the time taken be half, right? Yes, of course. Let's have a look at the table. तो यहाँ पे देखिए कि आपके 36 थे
पर्सन, तो आपका जो टाइम टेकन था वो 12 था, 12 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर 18 हुए तो 24, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक जगह आपका इंक्रीज हो रहा है, एक जगह आपका डिक्रीज हो रहा है। हाउ मेनी पर्सन should the company engage if it intends to deliver the parcels within a day? In above examples, the number of person engaged and number of days are inversely proportional to each other. Symbolically, this is expressed as number of days required is directly proportional to number of persons engaged. यानी कि आपको दो चीजें समझनी है। जब हम बात कर रहे थे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, तो वहां पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये साइन हमने तब यूज किया था, बट यहाँ पर इनडायरेक्टली हाउ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहे हैं, क्योंकि आपके नंबर ऑफ डेज कहाँ पर है, ऊपर है, और ये कहाँ है, नीचे। तो आप जब इसे रिप्रेजेंट करोगे, if x and y are in inverse proportion, then x is inversely proportional to 1 by y, and you can say जब आप inversely proportional का साइन हटाएंगे तो x is equal to k upon y, where k is a constant of proportionality, xy is equal to k. If y1 and y2 are the values of y corresponding to values of x1 and x2 of x respectively, then x1 y1 is equal to x2 y2. आपको मैंने जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि बच्चों इस चीज को आप ध्यान से देखने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करें ना, आपको चेंज नजर आएगा। यहाँ पे देखिए, उस वाले केस में हमने एक चीज नोटिस करी कि जब हमारा x1 है तो उसके सामने y2 है, बट यहाँ पे देखिए x1 y1 x2 y2, और इसी तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। Two quantities x and y are said to be inverse variation if an increase in x causes corresponding decrease in y and vice versa. In such a manner that xy remains constant, we can find a constant k such that xy is equal to k. Now example number 3, in the following table x and y very inversely, find the value of p and q. आप यहाँ देखिए 5 8 तो इंक्रीज, 5 10 तो यहाँ पर क्या होगा, आप इसे रख लेंगे अपना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Since x and y very inversely, product x y constant and this is equal to 5 multiplied by 10. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आप क्या कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल मैं यही सेम क्वेश्चन ले रही हूँ, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, 5 मल्टीप्लाई होता p से और 8 मल्टीप्लाई होता 10 से, और जो भी हमारा आंसर आता है यानी कि 80 आता वो पहले होता 5 से डिवाइड, उसके बाद आपका आंसर आ जाता। बट इनवर्सली प्रोपोर्शन में हमें क्या करना है कि जो आपका x है और y है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 10 है और p है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, इनके प्रोडक्ट को आप रखोगे इक्वल, और सिमिलरली फिर क्या हो जाएगा, यानी कि आपका 40 डिवाइडेड बाय 10 आपका आंसर आ जाएगा 4। तो आपको ये चीज मैंने क्यों बताई, सबसे पहले तो इसलिए बताई बच्चों क्योंकि चैप्टर के अंदर बताऊंगी नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। दूसरी बात मैंने आपको ये इसलिए बताई क्योंकि बच्चे यहाँ पर ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट करना है, इनवर्स करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि जो हमने फॉर्मूला भी यहाँ पे समझाई, मैंने आपको कहानी नहीं बताई है, यहाँ पर ये ट्रिक बताई है कि x1 have to be multiplied with by 1 and it is equal to x2 and y2. Always keep in mind this, क्योंकि अगर आप ये भूले तो फिर आप भूल जाओगे कि आपको कैलकुलेशन करनी है कैसे। यहाँ पर दूसरी बात जो मैंने आपको डायरेक्ट इन्वर्शन प्रोपोर्शन पढ़ाते हुए समझाई थी कि अगर आपकी एक चीज में यानी कि एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो तो दूसरा वाला भी इंक्रीज ही होगा, और टिल द टाइम आप कहीं पे भी पहुंच जाइए, जब आप उसे रिड्यूस करेंगे तो आपकी वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी। यहाँ पर आपको ये चीज थोड़ी सी लिटिल बिट चेंज होती हुई दिखेगी, और आपको यहाँ पे देखना है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई x with y and then you have to divide the product of x2 and y2. Okay, आगे बढ़ते हैं बच्चों। Example number 4, if a 36 workers can build a wall in 12 days, how many days will 16 workers take to build the same wall, assuming the number of working hours per day is constant? यानी कि हमें क्या कह दिया जाएगा कि 36 वर्कर्स है तो 12 दिन में बहुत आराम से काम खत्म कर लेते हैं। अब बताइए कि 16 वर्कर्स आ गए हमारे पास, 36 यानी कि पूरे 10 लोग कम हो चुके हैं। अब आप हमें बता दीजिए कि जो वॉल है हमें कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा। लड़ाई कर रहा है सामने वाला बिल्डर कि कब तक काम कंप्लीट करके दोगे आप। तो उन्होंने क्या करा, x1 अपॉन x2 y1 अपॉन y2। तो आप यहाँ पर 36 डिवाइडेड बाय 16 ये आपने पुट करा, क्योंकि आपके वर्कर्स पहले 36 थे, फिर वर्कर्स हो गए आपके 16। आपको 36 वर्कर्स का पता है कि वो काम कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 डेज में, बट आपको ये नहीं पता है कि 16 वर्कर्स कितने दिनों में करेंगे। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 12 विद 36 राइट एंड डिवाइडेड बाय 16, आपका आंसर आ जाएगा 27 डेज। यहाँ पर आपको एक और चीज दी है, सिंस द नंबर ऑफ वर्कर्स आर डिक्रीजिंग, तो 36 को ऐसे किस नंबर से डिवाइड करें कि हमारा आंसर जो है 16 आ जाए। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप x की वैल्यू यहाँ पर सिंपली 36 अपॉन 16 करके फाइंड आउट करेंगे एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 12,
तब भी आपका 27 डेज आंसर आ जाएगा। नाउ एग्जांपल नंबर 5, 6 pumps are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pumps of the same type are used? अगर आपके पास 6 पंप्स हैं तो आपको 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है एक टैंक को फिल करने के लिए। अगर वो 5 हो जाते हैं तो फिर कितना लगेगा? पहले बच्चों देखो यूनिट्स अलग अलग है, यूनिट एक करो, या तो इसे आर में कन्वर्ट कर दो कम्प्लीटली, या तो इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्जन हमेशा वो करना चाहिए जिससे हमारी कैलकुलेशन हो इजी, पॉइंट में ना आए, ज्यादा दिक्कत ना आए। तो 1 आवर को कन्वर्ट कर दीजिए 60 मिनट्स में, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। 60 प्लस 20 आपका आंसर हो जाएगा 80 मिनट्स, यानी कि 6 पंप्स 80 मिनट्स में आप एक टैंक फिल कर रहे हैं, तो बता दीजिए कि 5 पंप्स कितनी देर में करेंगे। सिंपल सी बात है, आप 80 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, एंड यू विल हैव योर आंसर व्हिच इज 96 मिनट्स। ठीक है, आप 96 मिनट्स को फर्दर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपका कुछ आंसर आएगा 1 आवर 16 मिनट्स या फिर 36 मिनट्स। 1 आवर 36 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 13.2. Observe the following tables and find which pair of variables here x and y are in inverse proportion. आपको बताना है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है भी या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आपका आएगा 20 और ये 3, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, यानी कि 10 20 1 3, यहाँ पर फिर आएगा आपका 7, तो यहाँ पर ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंड 160 230 320। देखिए आगे बढ़ ऊपर बढ़ रहा है, एक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो वाई की वैल्यू घट रही है। यहाँ पे 60 से कहाँ चले गए? 30 पे, 30 से कहाँ पे चले गए? 20 पे, 20 से कहाँ पे चले गए? 15 पर, 100 टू 200, 200 टू 300, 300 टू 400। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका इनवर्स प्रोपोर्शन हो रहा है। अब जो पार्ट 3 है बच्चों, वहां पर आप खुद डिसाइड करेंगे क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। Now question number 2, 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same type are used? Same question, same values. यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको एग्जांपल में कराया, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। Now we have question number 3. If 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? यानी कि आपके जो 15 वर्कर्स हैं, अगर वो वर्क कंप्लीट करते हैं 48 आवर्स में, तो आप ये बताइए कि 30 आवर्स में काम को कंप्लीट कराने के लिए हमें कितने वर्कर्स की जरूरत होगी टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो यहाँ पर आप 15 मल्टीप्लाई बाय 48 करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे। यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1, यहाँ पर आंसर आएगा 2, और आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो 2 एंड 4, यानी कि 24 वर्कर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4. अ स्कूल वांट्स टू स्पेंड 6000 टू परचेज बुक्स यूजिंग दिस डाटा, फिल द फॉलोइंग टेबल। यानी कि 6000, यानी आप 6000 को, इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है, तो 6000 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं 50 को, यहाँ 1 आएगा आपका आंसर 1 2 0, तो आंसर आ जाएगा आपका 120। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो होगा 120। अब यहाँ पर आपको 100 दिया हुआ है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि बुक्स आपकी कितनी होंगी। ठीक है, सो ये हम करते हैं 50 120, आपको ये नहीं पता है, एंड दैट इज 100। तो आप 50 मल्टीप्लाई बाय 120 करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। बच्चों जब हम मैं डायरेक्ट की बात करते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमें समझ में आ गया। इनवर्स में क्या होता है कि जो वैल्यू आपको दी हुई है आपको उसी से सेम से मल्टीप्लाई करना है। वहां पर हम लिखते थे कि वर्कर्स इतने हैं और मतलब वो काम उन्होंने इतना कंप्लीट किया, तो 2 अलग टेबल बनते थे। यहाँ पर इतने वर्कर्स ने इतना काम किया, तो इतने वर्कर्स कैसे करेंगे, तो इस तरीके से थोड़ा सा चेंज यहाँ पर आता है। अब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप आंसर आएगा आपका 60, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 60। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5. अ कार टेक्स 4 hours to reach the destination by traveling at a speed of 60 km/h. How long will it take if the car travels at a speed of 80 km/h? तो आप यहाँ पे देखिए, अगर वो 4 hours में 60 किलोमीटर की स्पीड है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर 80 किलोमीटर की स्पीड होगी पर आवर पर, तो कितना टाइम लगेगा? You just have to multiply 4 by 60 and divide it with 80. 120 003, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3 आवर्स। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Siri has enough money to buy 5 kg of potatoes at the price of 8 rupees per kg.
How much can she buy for the same amount if the price is increased to 10 per kg? अगर वो 5 kg potatoes purchase करे at the rate of 8 rupees per kg, तो 10 kg 10 पर kg अगर अमाउंट हो जाएगा तो कितने kg potatoes आ जाएंगे? 5 kg potato 8 rupees पर, प्राइस हो गया 10 रुपीज, तो कितने केजी पोटैटो आ जाएंगे? ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पर अमाउंट केजी वाला और प्राइस वाला, तो ये रेशियो रहता है आपका यहाँ पे केजी अपॉन रेशियो, ठीक है, रुपीज। सो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 10, तो कितने आ जाएंगे? 4 केजी आपके पोटैटोज आ जाएंगे। Now question number 7, 36 men can do a piece of work in 12 days. In how many days 9 men can do the same work? अगर 36 men एक काम को करने के लिए, मतलब जो उनका पर्टिकुलर वर्क होगा, 12 दिन लगाते हैं, तो 9 लोग कितने दिन लगाएंगे? 36 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 9, 1 4 एंड 12 फोर्स ऑफ 48. सो 48 men हमें चाहिए होंगे टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर वर्क इन 9 डेज। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि जो क्वेश्चन है आपका सेम टाइप का है, तो आप क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी उसमें ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको समझाया नहीं है, और उसके बाद आपका चैप्टर यहाँ पर हो जाएगा खत्म। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको ये पता चला होगा कि डायरेक्ट में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इनवर्स में आप वैल्यूज को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके फिर आप उसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपको क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट ना हो, तो जस्ट मेक श्योर दैट कि सबसे पहले आप क्लैरिटी लें, देन यू हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स योर एक्सरसाइजेस। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।